हेलो एवरीवन। तो आज हम बाइनोमियल का असाइनमेंट 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x रेज टू 5 प्लस 10x पावर 4a प्लस 40x क्यूब a स्क्वायर प्लस 80x स्क्वायर a क्यूब प्लस 80x a पावर 4 एंड 32a5। ठीक है, अब देखो है ना, इसमें एक्सपांशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, अपन ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे x की पावर 5 है, इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन बनेगा ना उसकी पावर 5 होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया? डी ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर x की पावर 5 है, इसका मतलब इधर केवल x होना चाहिए तभी उसकी पावर 5 बनेगी। तो ये जो 3x दे रखा है वो भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। देन हमें लास्ट टर्म में इधर क्या चाहिए? 32a पावर 5। अब 32a पावर 5 चाहिए, तो किसकी पावर 5 करूं कि मुझे 32a रेज टू 5 मिले? इसका मतलब मुझे 2a की पावर 5 करना पड़ेगा। तो लास्ट में 2a होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो केवल ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, केवल ऑप्शन देख के ही कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। और वैसे अगर करना चाहो तो देखो, इधर एक्स पावर 5 है, इधर 32x पावर 5 है, तो ये बेसिकली बन जाएगा x प्लस 2a की पावर 5। इसका एक्सपेंशन करोगे ना तो यही मिल जाएगा हमें। वो तुम करके चेक कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है इसमें? इफ द रेशियो ऑफ the coefficient of third and fourth term in the expansion of this is 1 upon minus 2, then the value of n will be। तो सिंपली हमें क्या करना है? t3 डिवाइडेड बाय t4 और उसके रेशियो को 1 अपॉन माइनस 2 करना है। अब t3 क्या होगा? t को 3 को ऐसे लिख दूंगा 2+1 डिवाइडेड बाय t4 को क्या लिख देंगे? 3+1। अब t2+1 की वैल्यू क्या आएगी? nc2 तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे अपन। तो इसमें क्या बोला है? द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 1 अपॉन -2। तो हमने क्या किया? t3/t4 कैलकुलेट किया। t3 को हमने लिख दिया t2+1 और t4 को लिख दिया 3+1। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा? nc2 x पावर n-2 एंड -1/2x इसकी पावर हो जाएगी 2। और नीचे वाले में क्या बनेगा? nc3 और x की पावर कितना आएगा? n-3 और सेकेंड टर्म जो होता है -1/2x उसकी पावर कितना होता है? 3। और हमें क्या बोला है? कोफिशिएंट का रेशियो। तो बेसिकली x को तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो x को इग्नोर कर देते हैं तो क्या बनेगा? -1/2 इक्वल्स टू nc2 और इधर x को उड़ा देते हैं, इधर क्या बनेगा? -1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। तो मल्टीप्लाइड बाय 1/4 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? nc3। और x को इग्नोर कर देंगे और -1/2
2 का क्यूब कितना हो जाएगा -1/8। ठीक है, अब केवल हमें कैलकुलेशन करनी है। -1/1/4 एंड -1/8 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2, तो बेसिकली ये बन जाएगा कितना 1/4 इक्वल्स टू NC2 डिवाइडेड बाय NC3। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। NC2 को क्या लिखेंगे हम, n(n-1/2) और NC3 को क्या लिखेंगे, n(n-1) n-2 डिवाइडेड बाय 6 और दिस इज इक्वल्स टू 1/4। बस n(n-1) कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n-2 इक्वल्स टू कितना 24 डिवाइडेड बाय दैट इज 12। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। वैल्यू ऑफ n ही पूछा है, तो डी आंसर हो जाएगा 14। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। क्लियर है ये सबको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड r प्लस फोर्थ टर्म आर इक्वल इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ r विल बी। तो फर्स्ट इज rth टर्म। rth टर्म क्या हो जाएगा, tr-1 प्लस 1 लिख दो इसको। ठीक है, तो ये tr टर्म बन जाएगा और वो कितना आएगा 20cr-1 और x की पावर r-1। ठीक है, और r प्लस फोर्थ टर्म क्या होगा, tr+3+1 दैट इज इक्वल्स टू 20cr+3 x पावर r+3। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब क्या बोला है, इसके कोफिशिएंट्स इक्वल है। कोफिशिएंट्स इक्वल है मतलब 20cr-1 इज इक्वल्स टू 20cr+3। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि NCr1 इक्वल्स टू NCr2। अगर ऐसा होता है तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, ईदर R1 इज इक्वल्स टू R2 और R1 प्लस R2 इक्वल्स टू N। तो क्या R1 इक्वल्स टू R2 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि R कैंसिल हो जाएगा, इनको इक्वल करोगे तो -1 इक्वल्स टू 3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, R-1 प्लस R+3 शुड बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, दोनों R1 प्लस R2 का समेशन कितना होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए, बेसिकली 20 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या मिलेगा मुझे, 2R इक्वल्स टू व्हाट, 3-1 2 उधर जाएगा तो 18। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 9। और R की वैल्यू 9 मिल जाएगी और यही हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू 9। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर है सबको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, द 16th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, 16th टर्म मींस T16 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, T15+1। तो क्या लिखेंगे इसको, 17C15। फर्स्ट टर्म जो होगा उसकी पावर कितनी आएगी, 17-15 एंड सेकेंड टर्म जो है -√y और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 15। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17C15 को हम 17C2 भी लिख सकते हैं और 17C2 कितना होगा, 17×16/2 और x की पावर 2 है तो x आ जाएगा और -√y की पावर 15 है तो माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑड पावर है और y की पावर हो जाएगी 15/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो जाएगा, -136 और XY पावर 15/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव होना चाहिए और 15/2 पावर होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। किस किस को क्लियर है बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5।
5 में बोला है इफ द रेशियो ऑफ सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसमें सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6। तो देखो सेवंथ टर्म ऑफ बिगिनिंग तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, T6 + 1 वो कितना आ जाएगा, NC6। फर्स्ट टर्म जो कि है 2 पावर 1/3, इसकी पावर हो जाएगा n-6। और जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कितना है 3 की पावर -1/3 और उसकी पावर कितना हो जाएगा 6। ये आ गया हमारा T7। और ये कहाँ से T7 है, बिगिनिंग से। अब एंड से T7 निकालना है, तो एंड से T7 होगा तो वो स्टार्टिंग से कितना बनेगा, स्टार्टिंग से बन जाएगा वो n-7 + 2। ये कंसेप्ट तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर एंड से rth टर्म होता है तो स्टार्टिंग से क्या हो जाता है, n-r + 2 टर्म हो जाता है। तो ये टर्म बेसिकली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये कितना आ जाएगा t, ये कितना है T-5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं Tn-5 है ना, इसको लिख देंगे n-6 + 1, ठीक है। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं N-6 और फर्स्ट टर्म क्या है 2 पावर 1/3, उसकी पावर कितना हो जाएगा, उसकी पावर बेसिकली आ जाएगी n-6 दैट इज 6। और जो सेकेंड टर्म है वो कितना है 3 पावर -1/3 और उसकी पावर हो जाएगी n-6, ठीक है। अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ सेवंथ फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेवंथ फ्रॉम एंड इज 1/6। तो इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है और वो 1/6 दे रखा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, रेशियो क्या आएगा 1/6 विल बी इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा NC6 और 2 की पावर कितनी है n-6/3 और 3 की पावर है -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय NC और 2 की पावर कितनी बनेगी यहाँ पे 2 एंड 3 की पावर कितनी बनेगी n-6/3 और आगे नेगेटिव भी रहेगा। अब NC6 और NC(n-6) तो सेम ही होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इधर 6 है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/6 इक्वल्स टू, इधर नीचे है ना 2 की पावर्स और 3 की पावर्स बना देते हैं। तो कितना आएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 - n-6/3 और इधर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 - n-6/3। और क्योंकि ये 6 है जो कि क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 3। तो बेसिकली 2 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब इधर भी क्या बन रहा है 2 - n-6/3 और इधर भी 2 - n-6/3 बन रहा है। तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए बेसिकली। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला 2 - n-6/3 शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। बस यहाँ से सॉल्व करना है हमें, तो कितना आ जाएगा n-6/3 विल बी इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9, ठीक है। n की वैल्यू 9 आ जाएगी और वही हमें पूछा हुआ है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नहीं सर। क्लियर है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻15 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ r इज व्हाट। तो सिंपली इसमें क्या करना है हमें, T2r + 3 है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2r + 2 + 1, ठीक है। और आएगा कितना आएगा n कितना है 15 है ना, तो n लिखने की जरूरत नहीं है, 15c 2r + 2 और फर्स्ट टर्म पावर हो जाएगा डिफरेंस और वो तो 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और x पावर हो जाएगा 2r + 2 और r - 1 टर्म कौन सा होगा, इसको ऐसे लिख दूं r - 2 + 1। तो ये कितना आ जाएगा 15c r - 2 एंड x पावर r - 2। अब हमें बोला है कोफिशिएंट इन दोनों के इक्वल है, मतलब ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो कितना आएगा 15c 2r + 2 विल बी इक्वल्स टू 15c r - 2। और ये हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब या तो 2r + 2 = r - 2 हो,
पहली कंडीशन क्या हो जाएगा, 2r प्लस 2 इज इक्वल्स टू r माइनस 2, और या फिर क्या होना चाहिए, 2r प्लस 2 प्लस r माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, r की वैल्यू -4 मिल रही है, r की वैल्यू, राइट। तो ये तो नहीं चलेगा, तो इससे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इधर से क्या मिल रहा है, 3r इक्वल्स टू 15, r इक्वल्स टू 5। तो r इक्वल्स टू 5 चल जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर वो सर। आपने दूसरा इक्वेशन कैसे लिख दिया, क्या वापस बोलना। इक्वल्स टू 15 वाला, हाँ, वो कैसे आया? अच्छा ये कैसे आया, ये तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, इफ NCR1 इक्वल्स टू NCR2, ऐसा होता है तो दो कंडीशन बनती है इसमें, या तो R1 इक्वल्स टू R2 होता है, या तो क्या होता है, R1 इक्वल्स टू R2 और R1 प्लस R2 इक्वल्स टू N होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुमने, ठीक है सर। ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट की। तो ये कंडीशन भी अप्लाई करी हमने, बट वो जमा नहीं, आर की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, तो हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई करी और उससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्लियर। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ x पावर 4 अकर्स इन द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन r इक्वल्स टू व्हाट। तो rth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, t r -1 + 1 लिख दो इसको, तो ये कितना बनेगा, 15c r -1 और x पावर 4, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, डिफरेंस, दैट इज 16 - r, और सेकेंड टर्म कितना है, 1/x³ और उसकी पावर हो जाएगा r -1। कोई प्रॉब्लम इसमें। नो सर। नहीं सर। और इसमें हमें बोला है कि x पावर 4 बनता है ओवरऑल, तो x की पावर निकाल लेते हैं और उसको 4 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15c r -1, और x की पावर इधर कितनी बन रही है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 - 4r, और इधर से पावर कितनी मिलेगी, -3r -1। कोई प्रॉब्लम इसमें, इजी है बिल्कुल, कर सकते हो ना कैलकुलेशन ये वाली। हाँ सर। यस सर। ये पावर कितनी दे रखी है हमें, 4 दे रखी है, तो इसको 4 के इक्वल कर लेते हैं, कितना आएगा, 64 + 3 दैट इज 67 माइनस कितना आ जाएगा, 7r, और ये है 4 के इक्वल। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 63 इक्वल्स टू 7r, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। और r की वैल्यू ही, अच्छा r की वैल्यू ही पूछी है क्या, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, नो सर। ठीक है। तो जो बोला है ना क्वेश्चन में वही करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है ना, तो जनरल टर्म लिख देते हैं, tr+1, वो कितना आएगा, 5cr x² पावर 5 - r, और a/x पावर कितना आ जाएगा, r। अब हमें चाहिए x का कोएफिशिएंट, तो इधर से x की पावर 1, x की पावर जो भी आएगी उसको 1 कर देंगे हम, तो कितना आ रहा है, 5cr, x की पावर कितना बनेगा, 10 - 2r, और इधर से बनेगा -r, और साथ में आएगा a की पावर r, ठीक है। अब ये जो x की पावर है कितनी आ रही है, 10 - 3r, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 3r इक्वल्स टू 9, और r इक्वल्स टू मिल जाएगा 3। तो r की वैल्यू 3 मिल गई, तो इसको वापस पुट कर देते हैं इधर, तो t4, ठीक है, इधर r की वैल्यू 3 पुट करोगे तो t4 बन जाएगा ये, और मिलेगा क्या, 5c3 और a की पावर 3, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 1 कौन से टर्म में होगा, 4th टर्म में होगा, और वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 5c3 और 5c2 इक्वल होते हैं, और 5c2 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10a³। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसको क्लियर है ये। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -10 विल बी। तो tr+1 लिख देते हैं,
कितना आएगा a बाई सॉरी कितना आ जाएगा, पहले c वाला टर्म लिख लेते हैं, दैट इज 12CR, और a बाई एक्स है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 12 माइनस आर, और जो सेकेंड टर्म है bx उसकी पावर कितनी हो जाएगी r। अब देखो x की पावर जिसमें कैलकुलेट करो, x की पावर कितनी आ रही है, इधर एक तो बचेगा a की पावर 12 माइनस आर, b की पावर कितनी आएगी r, और x की पावर आएगी इस x को ऊपर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा r माइनस 12, और एक एडिशनल r इधर से मिल जाएगा हमें। तो x की पावर है 2r माइनस 12, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, -10 के। तो यहां से मुझे r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। ठीक है, और अभी कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट क्या होगा इस टर्म का, ये तो इसमें r की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो बेसिकली जो t2 होगा सेकेंड टर्म होगा, उसमें x का कोफिशिएंट मुझे क्या x पावर -10 मिलेगा, और उसका कोफिशिएंट कितना होगा 12C1, r की वैल्यू 1 आई है, और a की पावर 11 एंड b की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 12A11B। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी सर सी। ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला है, इफ a and b are the coefficients of x power n in the expansion of this and this respectively, then तो a क्या है, x पावर n का कोफिशिएंट इन दिस, तो x पावर n कब बनेगा, जब 2nCn कैलकुलेट करूंगा मैं, सही बात है। और b में x पावर n इसमें कब बनेगा, जब मैं 2n-1cn कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं a बाई बी कर देता हूँ, उससे पता चल जाएगा क्या है। तो 2nCn कितना आएगा, फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, और 2n-1cn कितना आएगा, फैक्टोरियल 2n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n-1 माइनस n करेंगे तो कितना आ जाएगा n-1। अब बस सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, कौन कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से n बाहर निकाल लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से 2n बाहर निकाल लेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ रही है 2, दैट इज a विल बी इक्वल्स टू 2b। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कांस्टेंट टर्म इज, तो जनरल टर्म लिख देते हैं tr+1, वो कितना आ जाएगा 6CR, x पावर 6 माइनस r एंड -1 अपॉन x पावर r। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x की पावर्स कितनी मिलेगी मुझे, 6 माइनस r, और साथ में मिलेगा -1 पावर r। अब कांस्टेंट टर्म है तो x की पावर कितना होना चाहिए 0, तो 6 माइनस 2r शुड बी 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, और r की वैल्यू 3 है, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, t4 होगा। r की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, और वो कितना आएगा 6c3, x की पावर तो कुछ होगा नहीं, और -1 की पावर 3 आ जाएगा साथ में। तो बस 6c3 कैलकुलेट कर लो, वो कितना होता है 654।
ये क्लियर है सबको? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 3 and -6 रिस्पेक्टिवली, तो m की वैल्यू बतानी है हमें। देखो, तो इसमें x का कोएफिशिएंट कैसे कैसे मिलेगा, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या मिलेगा, mc0 प्लस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर एंड सो ऑन। और ऐसे ही इसमें क्या मिलेगा, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन। यही आएंगे दोनों के एक्सपेंशन। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर। x का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, देखो, या तो इधर का x इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, या फिर दूसरा केस क्या बनेगा कि इधर का कांस्टेंट इधर के x से मल्टीप्लाई हो। और कोई केस बनेगा क्या, बताओ? और कोई केस तो नहीं बनेगा, दो ही केस बनेंगे। तो इधर का x इधर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, mc1x मल्टीप्लाइड बाय nc0 प्लस इधर का कांस्टेंट इधर के x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस nc1x। और इन्हीं दो टर्म से कोफिशिएंट ऑफ x बनेगा और वो हमें 3 दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। mc1 कितना हो जाएगा, m, और x आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, mx। और mc0 1 होता है, माइनस nx विल बी 3। ठीक है, और कोफिशिएंट ही बोला है ना, तो x को तो अपन इग्नोर कर सकते हैं, x को इग्नोर कर दो, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से मिलेगा बताओ? देखो, या तो ये एक्स स्क्वायर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, या फिर क्या होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, या फिर तीसरा केस क्या बनेगा, ये वाला एक्स ये वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा। 3 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, तो तीनों केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, mc0 को मल्टीप्लाई कराओ nc2 से, तो mc0 मल्टीप्लाइड बाय nc2 प्लस mc1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस nc1 और प्लस mc2 मल्टीप्लाइड बाय nc0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कितना, -6 दे रखा है हमें। तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। mc0 कितना हो जाएगा, 1, nc2 कितना होगा, n(n-1/2) माइनस आ जाएगा ये mn प्लस आ जाएगा m(m-1/2) इंटू 1। nc0 कितना हो जाएगा, 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू -6। बस अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो वैल्यू चाहिए m की, तो n को रिप्लेस कर दो m-3 से। n को किससे रिप्लेस करेंगे, m-3 से। कितना आ जाएगा, m-3 m-4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस m, और n कितना हो जाएगा, m-3 प्लस m(m-1/2) इक्वल्स टू -6। ठीक है, बस अब इसमें कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा -12। और इसमें करनी पड़ेगी हमें कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, इधर से m स्क्वायर मिलेगा, इधर से m स्क्वायर मिलेगा, इधर से -2m स्क्वायर मिलेगा, तो m स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इधर से कितना मिलेगा, -7m। ठीक है, 4 + 3 -7m मिलेगा। इधर से कितना m मिलेगा, -6m, और बाहर माइनस है तो हो जाएगा +6m। और इधर से कितना मिलेगा हमें, -m, और बाकी -12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 8 दैट इज -2m। कितना आ जाएगा, -2m इक्वल्स टू -12। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 6। इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो या कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर इसको दूसरे मेथड से किया था थोड़ा, इसको दूसरे मेथड से किया था, मतलब अजम्पशन लिया था कि हम्म या तो m ग्रेटर देन n है या तो n ग्रेटर देन n है,
और फिर उससे वैसे भी एक कर- एक में तो माइनस नेगेटिव की वैल्यू आ गई, एक में पॉजिटिव आ गई, वैसे क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स। हाँ सर, फिर वो ठीक है। केसेस लेंगे, फिर उससे क्या जो अभी ये आपने वैसे भी किया। कर सकते हैं। बट इसमें आंसर कुछ और दे रखा है क्या, 12 दे रखा है आंसर, हमारा 6 हाँ क्यों आ रहा है? सर। कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है करी है क्या अपन ने? कैलकुलेशन चेक करना। n की वैल्यू हमने पुट करी है, देखो x कहाँ कहाँ से मिलेगा, इधर से कांस्टेंट, इधर से 1, तो वो तो हमने ठीक लिया है MC1, और इधर से कांस्टेंट ले लिया तो NC0, और फिर MC0, और इधर से आ जाएगा NC1 और वो आएगा नेगेटिव, तो m माइनस n तो बनना ही चाहिए इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन तो ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में MC0 NC2 किया है, वो भी ठीक है। MC1 माइनस NC1 वो भी ठीक है। MC2 NC0 वो भी ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, MC0 1 हो जाएगा NN माइनस 1/2, और MN आ जाएगा माइनस में, और MM माइनस 1/2, NC0 1 हो जाएगा इक्वल्स टू -6, ये भी ठीक है। n की वैल्यू पुट करिए हमने, M-3, M-3 -1 -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो n की वैल्यू पुट कर दी M-3, और ये भी ठीक ही किया है। M-1/2, 2 LCM ले लेंगे तो m स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, -7m आएगा इधर से। अच्छा, इधर से कांस्टेंट भी तो आएगा ये वाला +12, ये हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, समझ गए क्या? इधर से जो यस। कांस्टेंट टर्म आएगा वो हमने इग्नोर कर दिया था, ये +12 आ जाएगा, तो इधर आएगा तो -24 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा -24, और -2 -24 कैंसिल होगा तो 12 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी। क्लियर है ये? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो जनरल टर्म लिख देते हैं TR+1, दैट इज 8CR, फर्स्ट टर्म पावर क्या आएगी 8 माइनस आर, और सेकेंड टर्म कितना है x पावर -1/5, और उसकी पावर आ जाएगी r। बस अब क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब x की पावर्स को जीरो कर दो। x की पावर्स कितनी आ रही है, 8 माइनस r/3 मिलेगा इधर से, और इधर से मिलेगा -1/5r, और दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, -r/3 -r/5, तो 8/3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 8/15r, यही आएगा क्या? तो r की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी मुझे, 5, और r की वैल्यू 5 मिल गई, मतलब वो टर्म जिसमें x नहीं आएगा वो कौन सा टर्म होगा, T6 होगा। r की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, और इधर भी पुट हो जाएगी, तो कितना आएगा 8C5। x की पावर तो आएगी नहीं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, मिलेगा क्या 1/2 की पावर, r की वैल्यू 5 पुट करो, 3/3 1 हो जाएगा ये भी, सॉरी 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 8C5 और 8C3 इक्वल होते हैं, तो 8 7 6 कर देंगे, 1 2 3, और नीचे आ जाएगा 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए इसका। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं सर। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जनरल टर्म लिखो, और बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो मतलब एक्स की पावर 0 कर दो, वहां से आर मिल जाएगा, और फिर पूरा कंप्लीट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन का यही फंडा है। क्या बोला है, इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 924x⁻6, देन n इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसमें बेसिकली बोला है मिडल टर्म जो है वो ये वाली है, तो अगर x⁻6 वाली टर्म मिडल टर्म है, तो मैं मिडल को दिमाग लगाता ही क्यों, मिडल को छोड़ देते हैं, केवल x⁻6 का कोफिशिएंट निकालो और उसको 924 के इक्वल कर दो, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x⁻6 का कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, x³ + 1, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x³ पावर n
और डिवाइडेड बाय आ जाएगा x पावर n, ठीक है। और इसमें हमें 924 x पावर 6 एक टर्म है, तो बेसिकली मुझे x पावर 6 का कोफिशिएंट इसमें फाइंड आउट करना है। तो नीचे है x पावर n, तो ऊपर से मैं कितना टर्म फाइंड आउट करूं, कितना कोफिशिएंट फाइंड आउट कितनी पावर फाइंड करूं x की, कि ओवरऑल ये x पावर 6 बन जाए। तो नीचे n है, तो ऊपर से मुझे 1 प्लस एक्स क्यूब पावर n से मुझे x पावर n प्लस 6 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऊपर x पावर n प्लस 6 बनेगी, नीचे x पावर n होगी, तो ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, x पावर 6 मिल जाएगा। तो मुझे इसमें से x पावर n प्लस 6 का कोफिशिएंट निकालना है, वो कितना आएगा, nc, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, देखो ये है 3, ठीक है। तो जब हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब की पावर आएगी, जो भी आना है। तो बेसिकली nc n प्लस 6/3 कर दूं क्या मैं, ये करेंगे तो x पावर क्या बनेगा 3, और उसकी पावर बन जाएगी n प्लस 6/3, तो ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, x पावर n प्लस 6। ये कंसेप्ट समझा क्या, जी सर। क्लियर है। तो अब इससे मुझे ओवरऑल क्या मिल गया, x पावर n प्लस 6, और नीचे x पावर n है, तो x पावर 6 का कोफिशिएंट मिल जाएगा, और वो कोफिशिएंट होगा क्या, ये। तो बेसिकली यहां से क्या कंक्लूजन मिला, nc n प्लस 6/3 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 924। और अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि n प्लस 6 क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए। तो पहले तो ऑप्शन में देख लो कि कौन सा n प्लस 6 डिवाइड बाई 3 होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 12 चेक कर लेते हैं, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18/3। 18/3 कितना आ जाएगा, 6। तो बेसिकली ये कितना बन गया, 12c6। और 12c6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो क्रॉस चेक करने के लिए, वैसे तो ये सही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 6 2 12 हो जाएगा। और क्या बचा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और फिर 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 करोगे, 84 मल्टीप्लाइड बाई 11 दैट इज 840, ठीक है, और प्लस 84। तो 840 प्लस 84 करोगे तो 924 आ रहा है, मतलब ये बेसिकली 12c6 ही बनना चाहिए। तो n की वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए, 12 भी मिलनी चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या। तो ऐसा कुछ आए ना तो जनरल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सिंपली ऑप्शन चेक कर सकते हो। किस किस को ये क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर सर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज 15, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज। अब देखो पावर 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11, ठीक है, ये हमें पता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 6th टर्म होगा। टोटल 11 टर्म है, तो आगे के 5 छोड़ दो, पीछे के 5 छोड़ दो, मिडिल कौन सा होगा, 6th टर्म, ठीक है। तो 6th टर्म का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो 6th टर्म क्या आएगा, t5+1, क्या आ जाएगा, t5+1। तो कोफिशिएंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10c5, और जनरल टर्म क्या होगा, 10c5 x पावर 5। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 10c5, वो क्या होगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। कोई प्रॉब्लम इसमें, इजी है बिल्कुल ये क्वेश्चन तो। यस। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि r+1 टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट है, ऐसे ही करते हैं ना। Yes, sir. हाँ सर। तो tr+1 कितना आ जाएगा, tr+1 कितना आएगा, √3 को तो बाहर ही रखो, और इसमें tr+1 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 20cr। फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो सेकेंड टर्म कितना है, 1/√3 पावर r, और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल tr, दैट इज √3 तो ऐसे ही आएगा, 20cr-1
और फर्स्ट टर्म पावर तो डिफरेंस आएगा वो 1 है, एंड 1/√3 पावर r माइनस 1। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1/√3 पावर r है, इधर r माइनस 1 है, तो इधर 1/√3 बचेगा। तो फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 20 माइनस r 1/√3 will be greater than equal factorial 20 divided by factorial r minus 1 factorial 20 minus r plus 1, that is 21 minus r। बस अभी 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, और कौन कैंसिल हो रहा है? अब इसमें से 21 माइनस आर निकाल लेंगे ना, इसमें से 21 माइनस आर निकाल लेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पीछे 20 माइनस आर बचेगा, और इधर से आर निकाल लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस अभी सिंप्लीफाई करना है इसको, तो कितना आ जाएगा? 21 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3r। तो यहां से आ जाएगा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3 + 1 और r। तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 21/√3 + 1। इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है, तो यहाँ से √3 + 1 कितना होगा? या इसको है ना ऐसे मल्टीप्लाई कर लो ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे कितना बन जाएगा ये? 3 - 1 दैट इज 2। तो ये कितना हो जाएगा? 0.732। ठीक है, और ये बन जाएगा 10.5। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेना कि कौन सा नंबर आ रहा है, तो r की वैल्यू उससे जस्ट छोटे वाला ले लेना। कर सकते हो ये कैलकुलेशन? यस सर। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके देख लेना। वैसे एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता नहीं है जिसमें मतलब यहाँ √3 भी दे रखा हो और फिर ये नंबर भी 10.5 बन जाए। इधर अगर 10 या ऐसा कुछ बन जाता तो फिर भी इजी हो जाता कि वैल्यूज डायरेक्ट मिल जाती। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जामिनर को कैलकुलेशन चेक नहीं करवानी है, कंसेप्ट चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हो कैलकुलेशंस को। क्लियर? ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला है? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 24। अब इसमें ध्यान से देखो, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो ये जो अलग अलग दो टर्म दे रखी है, ओवरऑल तो 3 टर्म है, बट तुम्हें ये दिखना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बनेगा? 1 + t⁻12 + t⁻24 + t⁻, कितना? 12 + 24। और दूसरा कितना है? इसमें इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं, 12c0, तो t की पावर कितनी आ जाएगी? 0 + 12c2, सॉरी 12c1, t⁻0 लिखते ही नहीं है, कितना आ जाएगा? 12c1 तो t² + 12c2 तो t⁻4 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब हमें t⁻24 का कोफिशिएंट चाहिए। 24 कैसे कैसे मिलेगा? इधर से 1 मल्टीप्लाई होगा इधर किससे? 24 से, मतलब इधर से t की पावर 0 आएगी, दूसरी साइड से 24 आएगी पावर। ठीक है, दूसरा केस कौन सा बनेगा? जब इधर से t की पावर 12 आएगी और उधर से भी t की पावर 12 आएगी। तीसरा केस कौन सा बनेगा? इधर से t की पावर 24 आएगी और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से t की पावर 0 आएगी। इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या, बताओ? t⁻36 किसी से मल्टीप्लाई होके 24 बना सकता है क्या? उसके लिए इधर t की पावर चाहिए -12, वो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो ये 3 ही केस बनेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब t की पावर 0 इधर कितना है? कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। इधर t की पावर 24 का कोफिशिएंट कितना आएगा? देखो, t की पावर 24 बनाना है तो मुझे 12c6 कितना करना पड़ेगा? 12c12 करना पड़ेगा। अरे सही है ना, लास्ट टर्म आएगा 12c12, तो फर्स्ट टर्म पावर कितना हो जाएगा? 0, और सेकेंड टर्म जो कि t² है उसकी पावर कितना हो जाएगा? 12, तो वो कितना बन जाएगा ओवरऑल? t⁻24। तो कोफिशिएंट कितना होगा? 12c12, वो भी 1 ही होगा।
कुछ समझ आ रहा है क्या तुम्हें? जी सर। और थर्ड टर्म जो है उसमें टी पावर 24 इधर से उठा रहे हो, उसका कोफिशिएंट है 1, और इधर से टी पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है 12 से 0, वो भी है 1। अब बीच वाले की बात करते हैं, इधर टी पावर 12 का कोफिशिएंट है 1, और इधर से टी पावर 12 का कोफिशिएंट कब मिलेगा? जब मैं 12 से 6 लूंगा और टी स्क्वायर की पावर 6 करूंगा तब टी पावर 12 मिलेगा। तो कोफिशिएंट कितना आएगा 12 से 6। तो ओवरऑल ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और फिर ये तीनों ऐड हो जाएंगे। इन तीनों से हमें टी पावर 24 का कोफिशिएंट मिलेगा। तो कोफिशिएंट कितना होगा 1 प्लस 12c6 प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 12c6 प्लस 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। मिडल टर्म कौन सा होगा? अगर 18 पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 19 होंगे। अरे सही है ना? यस। 19 टर्म होंगे तो पहले वाले 9 टर्म्स को छोड़ दो, लास्ट वाले 9 टर्म्स को छोड़ दो, तो 18 टर्म्स छूट गए, और बीच वाला जो 19 टर्म होगा वो मिडल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिडल टर्म कौन सा हुआ? पहले 9 को छोड़ के 10वां टर्म। तो मैं ऐसे लिख दूं T9 + 1। ठीक है, यस। तो कितना आ जाएगा 18C9। फर्स्ट टर्म पावर डिफरेंस दैट इज 9, और सेकेंड टर्म पावर बेस दैट इज 9। बस अभी कैलकुलेशन कर लेंगे, x पावर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा -18C9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? No, sir. Next is question number 19. The coefficient of middle term in the binomial expansion of this and this is the same. तो middle term निकालना है, इसमें पावर कितनी 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5, तो मिडल टर्म कौन सा? थर्ड टर्म। सही है? ठीक है, पहले दो छोड़ देंगे, लास्ट दो छोड़ देंगे, मिडल टर्म बचेगा थर्ड। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. थर्ड को क्या लिख दूंगा T2 + 1, वो कितना आएगा 4C2 और अल्फा x पावर 2। और ऐसे ही ये वाला जो है सेकंड एक्सप्रेशन, उसमें पावर है 6, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 है तो मिडल टर्म कौन सा होगा? पहले 3 छोड़ दो, आखिरी 3 छोड़ दो, तो फोर्थ टर्म जो होगा वो मिडल टर्म हो जाएगा। तो उसको लिख देता हूँ T3 + 1 इन द सेकेंड एक्सपेंशन। ये फर्स्ट एक्सपेंशन का सीन है, और ये मैं सेकेंड एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कितना आ जाएगा 6C3 और -अल्फा x पावर 3। ठीक है, अब बोला है कि कोफिशिएंट इक्वल है, तो कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। ऊपर से कोफिशिएंट कितना मिलेगा 4C2 अल्फा स्क्वायर, और नीचे से कोफिशिएंट कितना मिलेगा 4C3 -अल्फा क्यूब। बस अब सॉल्व कर लो। 4C2 कितना आएगा 6, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब को कैंसिल कर देते हैं, तो इधर बचेगा -अल्फा। ठीक है, और 6C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अरे ठीक है ना, 20 होती है। यस। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/10। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। कोई प्रॉब्लम इसमें? अरे क्लियर है ना ये? Yes, sir. क्लियर है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या बोला है? इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का समेशन 0 है। फिफ्थ टर्म कौन सा होगा? इसको T4 + 1 लिख दूं तो कितना आ जाएगा NC4, फर्स्ट टर्म पावर n-4 एंड सेकेंड टर्म पावर 4। और सिक्स्थ टर्म मतलब T5 + 1 लिख दूंगा, तो वो कितना बनेगा NC5 a पावर n-5 एंड -b पावर 5। अब क्या बोला है? इन दोनों का समेशन है 0, तो समेशन 0 कर देते हैं। कितना है NC4, क्या बनेगा NC4 और फर्स्ट टर्म पावर n-4, a पावर n-4 और -b पावर 4 को तो b पावर 4 ही लिख देता हूँ।
ठीक है, माइनस हटा देते हैं, इज इक्वल्स टू, अच्छा समेशन 0 बोला है क्या, तो समेशन कर लो, प्लस NC5 a पावर n माइनस 5 और b पावर 5 इक्वल्स टू 0, और माइनस भी है ना तो इधर माइनस लगा देते हैं। बस अब करनी है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करोगे तो b पावर 4 इसको इक्वल कर देते हैं और राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो b पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर एक बचेगा b, और इधर n माइनस 4 है, इधर n माइनस 5 है, इधर बचेगा a, और ये है NC4, ये है NC5। ठीक है, तो NC4 को क्या लिखोगे, n, या फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखते हैं ज्यादा अच्छा सर रहेगा। वहाँ एक माइनस साइन लगेगा, कौन सा माइनस साइन लगेगा, वो उस साइड में लिखे देखो। अरे इधर ये वाला माइनस भी तो था, इनका हाँ समेशन सर, होगा ना 0। हाँ सर। ठीक है, और ये NC4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4, और NC5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5। बस a बाई b निकालना है, तो a बाई b को इधर ले आओ, कैंसिल कौन हो जाएगा, फैक्टोरियल n। इधर देखो ध्यान से, इधर फैक्टोरियल 5 में से 5 निकाल दिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इधर n माइनस 4 में से n माइनस 4 निकाल दिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये n माइनस 4 इधर आ जाएगा, तो a बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस 4/5, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये, कैलकुलेशन समझी है सबको। Yes, sir. यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 है क्या, Yes, sir. 20 थे। असाइनमेंट पूरा हो गया डिस्कस, इसमें कोई डाउट हो पूरे असाइनमेंट में तो बोल सकते हो, नहीं तो फिर कल जो है हम नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो वो करके रखना, कल शाम को सेम टाइमिंग पे वो असाइनमेंट रखेंगे, बाइनोमियल 2। सर, वो स्ट्रेट लाइन की भी आएंगी क्या, स्ट्रेट लाइन कौन सा, वो एनहांसमेंट, स्ट्रेट लाइन का एनहेंसमेंट कौन सा नंबर बताओ एक बार, थर्ड, थर्ड उसका नंबर, एक मिनट चेक करता हूँ मैं। डिस्कस कुछ हुआ है या हुआ ही नहीं है वो पूरा, वो यूट्यूब पे वो नहीं हुआ था। मतलब सेशन हुआ था बट यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ ऐसा, नहीं सर, हुआ ही नहीं अच्छा हुआ ही नहीं है। सर। और वो पीएनसी का भी रह गया था, आपने बोला था वो करेंगे। अरे रह तो बहुत सारा गया है, बट दिक्कत ये है कि टाइम स्लॉट नहीं मिल पाता है ना, अभी अंशुल सर की क्लासेस होती है दिन में, और टाइमिंग फिर सारे बैचेस का एक साथ में फ्री टाइमिंग मिल ही नहीं पाता है कोई, तो सर वो, 10:30 के बाद सब फ्री हो जाए। हाँ 10:30 के बाद रख सकते हैं, बट अभी आजकल उनका यूट्यूब सेशन होता है सर का, तो हाँ सर। वो दिक्कत भी तो है ना, यूट्यूब सेशन में भी काम रहता है थोड़ा सा, और दूसरा बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है। इसमें कितने हैं क्वेश्चंस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है ना एनहेंसमेंट 2 में, 60 क्वेश्चंस है, यस तो इसमें ऐसा रख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हम डिस्कस ना करें, तुम्हारे जो जो डाउट्स है ना वो सेंड कर देना, तो वो क्वेश्चन मैं सारे डिस्कस कर लूंगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पूरे 60 क्वेश्चन में हमें 3 सेशन लगेंगे, और 3 सेशन अगर हम इसमें देंगे तो बाकी सब कुछ ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें डाउट्स सेंड कर देना, तो वो जरूर डिस्कस कर लेंगे अपन। तो एक बार तो बाइनोमियल निपटाते हैं पहले, क्योंकि बाइनोमियल में भी 3 से 4 सेशन लगेंगे, अभी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 11th वालों के जो भी बुकलेट्स जाए ना, सारी की सारी डिस्कस हो जाए, तो पहले बाइनोमियल खत्म करते हैं, वेंसडे तक होपफुली बाइनोमियल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 चीजें तुम्हें भेजी हुई है, असाइनमेंट 1, 2 एंड बुकलेट, तो 1 डिस्कस हो गया, 2 कल हो जाएगा, और 2 दिन में 3 दिन में बुकलेट हो जाएगी, उसके बाद कोई पुराना वाला उठाते हैं। ठीक है ठीक है, सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। बाय सर। Bye, sir.